आज हम लोग बात कर रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर के लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है हमारा वेंट हॉफ फैक्टर। अब वेंट हॉफ फैक्टर जो है इसको हम लोग हर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में यूज करेंगे। जैसे RLVP में भी हम लोग वेंट हॉफ फैक्टर यूज करते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी यूज करेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में भी यूज करेंगे, और साथ साथ ऑस्मोटिक प्रेशर में भी हम लोग यूज करेंगे। तो याद रखना, वेंट हॉफ फैक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारी सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्यों रिस्पॉन्सिबल है उसको देखते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, सपोज दैट मैंने आपको बोला कि आपके पास 100 पार्टिकल्स हैं NaCl के, और आपने क्या किया, पानी में उन NaCl के 100 पार्टिकल्स को डाल दिया। तो क्या पानी में जाने के बाद ही वो पार्टिकल 100 ही रहेंगे? हो सकता है NaCl के आयन ब्रेक हो जाए और अब वो पार्टिकल जो वो 100 की जगह क्या हो गया, 200 हो गए। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो अब इन्हीं चीजों को किसने बताया? वेंट हॉफ फैक्टर ने बताया। वेंट हॉफ फैक्टर ने क्या बोला? इफ अ सॉल्यूट डिसोसिएट और एसोसिएट इन अ सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूट जो है वो सॉल्यूशन में टूट रहा है या जुड़ रहा है, तो द एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर डिफरेंट फ्रॉम द थ्योरेटिकल कंसीडरेशन। यानी जो आपने सोचा है जरूरी नहीं है वही हो, और इसलिए हम किसको यूज करते हैं? वेंट हॉफ फैक्टर। अब इंपॉर्टेंट क्या है? वेंट हॉफ फैक्टर के आपने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे। जैसे आप वेंट हॉफ फैक्टर पढ़ते हो, वेंट हॉफ फैक्टर इज इक्वल्स टू एक्चुअल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास। या फिर और क्या पढ़ते हो आप लोग? वेंट हॉफ फैक्टर का फॉर्मूला। और आप बोल सकते हो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यही पढ़े होंगे, है ना? ये जो फॉर्मूले है ना, ये सिर्फ याद रखने, इनको बेटे अप्लाई नहीं करना है। ये सिर्फ याद रखने के पर्पज से, इनकी एप्लीकेशन नहीं है। सिर्फ एक ही वेंट ऑफ का फॉर्मूला है जो आपको मेन यूज करना है, और दिस इज द फॉर्मूला इनिशियल मोल फाइनल मोल्स अपॉन इनिशियल मोल्स, फाइनल मोल्स अपॉन इनिशियल मोल्स। यही फॉर्मूला है जो आपको सबसे ज्यादा यूज होगा, और इस फॉर्मूले के बेसिस पे आपको यहां पे से बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो ये फॉर्मूले बस याद रखना। अप्लाई कौन सा करते हैं हम लोग? ये थर्ड वन फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करते हैं। तो चलिए जरा देखते हैं वेंट हॉफ फैक्टर को और डिटेल में कि हम लोग इसको कैसे पढ़ते हैं। तो वेंट हॉफ फैक्टर को हम लोग दो तरह के सॉल्यूशन के लिए पढ़ते हैं। जरा ध्यान से देखो बेटे, यही पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। एक है हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स एंड द सेकंड वन इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अगेन वापस से इलेक्ट्रोलाइट्स एंड द सेकंड वन इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो हम लोग वेंट हॉफ फैक्टर को भी किसके लिए पढ़ते हैं? दो तरह के सॉल्यूशन के लिए पढ़ते हैं, एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन एंड एक सेकंड वन इज नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। अब आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन द वैल्यू ऑफ वेंट हॉफ फैक्टर इज ऑलवेज एंड ऑलवेज 1। नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के लिए वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू हमेशा 1 होगी। जैसे अगर मैंने आपको बोल दिया भाई मेरे पास ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और ये आयंस नहीं बना रहा है, तो इसके लिए वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू 1 ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। इसका मतलब ग्लूकोज का फर्दर डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं हो रहा, वो खाली क्या हो रहा है? सॉल्युबल हो रहा है। सेम अगर आपको बोल दिया यूरिया, तो यूरिया के लिए भी वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू 1 होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में डालो। अगर मैं बात करूं सुक्रोज के लिए भी वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। अगर मैं आपसे बोलूं बेंजीन, तो बेंजीन के लिए भी वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनके लिए वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 होगी, और ये आपको बहुत ही कॉमनली मिल जाएंगे, तो इन पे बहुत ध्यान रखना। नाउ अगर बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, तो बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स में वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू वेरी करेगी। चलो देखते हैं कैसे करेगी। हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स and the second one is
weak electrolyte. Second one is weak electrolytes. अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? कंप्लीटली आयोनाइज्ड, है ना, कंप्लीटली आयोनाइज्ड। तो इसका मतलब वेंट हॉफ फैक्टर की जो वैल्यू है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इक्वल होती है टोटल नंबर ऑफ आयंस के। याद रखना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू होती है टोटल नंबर ऑफ आयंस के इक्वल। जैसे मैंने एग्जांपल बोला NaCl, बोलो क्या NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? हाँ, तो बोलो जैसे ही मैं इसको आयोनाइज करूंगा तो क्या बनाएगा? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। बोलो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी हुई इसके लिए? वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू होगी इसके लिए 2, क्योंकि इसने कितने आयन बनाए हैं? 2 आयन बनाए हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने आपको बोला Al2SO4 का होल थ्राइस आयोनाइज करो 2Al 3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव। बोलो कितने आयन बन रहे हैं? 2 तो ये बन रहे हैं एल्यूमिनियम, और 3 कौन बन रहे हैं? सल्फेट। तो 3 और 2 कितने हो गए? 5। तो बोलो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी हुई? 5। एक और बताऊं, देखो K4 FeCN का होल 6, इसको आयोनाइज करो 4K पॉजिटिव प्लस, कॉम्प्लेक्स कभी आयोनाइज नहीं होता है, और क्या बना? FeCN का होल 6 4 नेगेटिव। बोलो कितने आयन बने? 4 और 1 5। दैट मीन्स यहाँ पे भी वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी हो गई? 5। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जब भी हम उनमें वेंट ऑफ फैक्टर की बात करेंगे तो वो जो वेंट ऑफ फैक्टर होगा वो होगा टोटल नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। नॉर्मली हम डिसोसिएशन के रिस्पेक्ट में ही बात करते हैं। अब आते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है डिसोसिएशन। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो कंप्लीट आयोनाइज ना हो, तो यहां पे हम लोग अल्फा रख कर कहेंगे। सेकेंड वन इज एसोसिएशन। सेकेंड वन इज एसोसिएशन। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में बेटा 2 पार्ट हम देखेंगे, डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर डिसोसिएशन। तो हम लोग फर्स्ट यहां पे बात कर रहे हैं फॉर डिसोसिएशन। देखो बेटा ध्यान से देखना, आपको ये तरीका आना चाहिए, आपको फॉर्मूले याद नहीं रखने, क्योंकि वैल्यूज चेंज होती रहती है, तो फॉर्मूलों को याद मत रखना, आपको तो तरीका आना चाहिए। सपोज दैट मेरे को बोल दिया कि मुझे एक वीक एसिड दिया HX, और जो HX है, अब भाई वीक है तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो रहा होगा, रिवर्सिबल का साइन आ रहा होगा, और ये क्या बनेगा? H पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। अब टाइम t इक्वल्स टू 0 पे हमेशा HX या जो भी वीक पार्ट है उसका कंसंट्रेशन जो है वो कंसीडर करोगे आप 1। तो आपने कितने मोल कंसीडर किए? 1 मोल कंसीडर कर लिए। जब इनिशियली टाइम 0 था तब सिर्फ रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट नहीं था, लेकिन एट इंस्टेंट ऑफ टाइम t पर 1 में से कुछ ना कुछ तो माइनस होगा। मैंने बोला 1 में से माइनस हो गया x, तो यहां पे क्या बना? x, और यहां पे भी क्या बना? x। अब वेंट ऑफ फैक्टर क्या बोलता है? फाइनल मोल्स अपॉन इनिशियल मोल्स। तो देखो जरा I इक्वल्स टू फाइनल मोल्स कितने हैं बेटा? 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये सब एड ही तो हो गए, यही टाइम t यानी फाइनल मोल्स तो यही थे। अपॉन इनिशियल मोल कितने हैं बेटा? 1। तो I इक्वल्स टू क्या हो गया? माइनस एक्स से प्लस एक्स कटा और 1 प्लस एक्स। लेकिन ये फिक्स वैल्यू नहीं है। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूं ना, अगर मैं एग्जाम्पल चेंज कर दूं, जैसे मैं सेकंड एग्जाम्पल ले लूं, मैंने बोला BaCl2, एग्जाम्पल चेंज कर दिया, रिवर्सिबल Ba2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। तो टाइम t इक्वल्स टू 0 पे इसका कंसेंट्रेशन आप जो है वो कंसीडर करोगे 1, दिस इज 0 एंड दिस वन इज ऑल्सो 0। एट इंस्टेंट ऑफ टाइम t पे यहां होगा 1 माइनस एक्स, यहां बनेगा x, लेकिन यहां बनेगा 2x, क्योंकि क्लोरीन के 2 मोल है। और अब अगर मैं I की वैल्यू बात करूं तो 1 माइनस एक्स प्लस 2x अपॉन 1, दैट इज I इक्वल्स टू कितना हो गया? 1 प्लस 2x। देखो माइनस एक्स से प्लस एक्स कट गया। तो देखो यार ध्यान से, क्या I की वैल्यू चेंज हो गई? दोनों में डिसोसिएशन हो रहा है, इसलिए बोला है I की वैल्यू को याद मत रखना। ध्यान से सुन लो, I की वैल्यू याद मत करना, ये तरीका आना चाहिए, तरीका सीखना है हमें, ठीक है। नाउ हम बात कर रहे हैं B यानी सेकंड फॉर एसोसिएशन।
फॉर एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब क्या है? जब कंपाउंड जुड़ रहा है, मोनोमर से डाइमर बना रहा है, ट्राइमर बना रहा है, टेट्रामर बना रहा है, पॉलीमर बना रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर एसोसिएशन, जुड़ना। तो देखो नॉर्मली यहां पे आपको क्या मिलता है? बेंजोइक एसिड या एसिडिक एसिड, यही मिलते हैं। तो मैं तो बोल रहा हूं कि मेरे पास n मोल्स CH3COOH है, एसिडिक एसिड ले लिया मैंने। आप कुछ भी ले सकते हो, आपको एग्जामिनर गिवन देगा। ये जो x यहाँ पे आया है, इसकी वैल्यू एग्जामिनर हमेशा क्वेश्चन में गिवन देता है, बोलता है हाँ 30% डिसोसिएट हो रहा है, ये 20% डिसोसिएट हो रहा है। तो x की वैल्यू अगर 20% है दैट मीन 0.2, 30% है मतलब 0.3। तो ये चीजें एग्जामिनर गिवन देगा, घबराना मत। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन करके बताऊंगा, वहां सब क्लियर हो जाएगा। अभी देखो फॉर एसोसिएशन, अगर एसोसिएशन की बात करें तो CH3COOH जो है वो n नंबर ऑफ यूनिट थे, और अब ये मिलने के बाद इन्होंने बना दिया है पॉलीमर, और n नंबर ऑफ यूनिट ऐसे आ गए। तो टाइम t इक्वल्स टू 0 पर अगेन इसका कंसंट्रेशन 1 था, लेकिन इसका कंसंट्रेशन 0। टाइम t इक्वल्स टू t पे इसका कंसंट्रेशन हुआ 1 माइनस x, और यहां बना x अपॉन n। हाँ x अपॉन n बना भाई। देखो इसमें से x बना ना, मैं यहाँ nx लिख सकता था, अब ये n क्या चला गया डिवाइड में। इसी चीज को याद रखना, x बाय n बनेगा, x नहीं बनेगा। नाउ अगर मैं वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू की बात करूं तो वो क्या होता है? अगेन फाइनल मोल्स अपॉन इनिशियल मोल, एंड द फाइनल मोल इज 1 माइनस x प्लस x बाय n अपॉन इनिशियल मोल इज 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर फॉर एसोसिएशन। फिर से बोल रहा हूं, याद मत करना, करना आना चाहिए, चीजों का अप्लाई करना आना चाहिए। तोते थोड़ी हो जो याद करते रहोगे, अप्लाई करना आना चाहिए। तो ये है हमारा वेंट ऑफ फैक्टर। कल के लेक्चर में हम कुछ इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।